राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तंश अमायरा को अपने पीछे देखकर हैरान था, मगर फिर उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। अमायरा पहले तंश को ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्कैन करती है। उसके बाद वह ज़मीन पर पड़ी लड़की यानी श्रद्धा के ऊपर से नीचे तक देखती है। उसके चेहरे पर दर्द नज़र आ रहा था। अमायरा की आंखें धीरे धीरे गहरी होने लगती हैं, क्योंकि ज़मीन पर लड़की वही लड़की है जिसने पिछले जन्म में तंश को उसे छीनने की कोशिश की थी, मगर वह सबसे सामने हमेशा एक अच्छी लड़की बनने का ड्रामा करती थी और अमायरा को लोगों के सामने गिरा देती थी। पिछले जन्म में अमायरा ने तंश के कोई मतलब नहीं रखा था, इसलिए श्रद्धा की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह तंश के प्राइवेट विला तक आ गई और मनीषा बुआ जी की मदद से उसके साथ एक ही घर में रहती थी। मगर इस जन्म में अमायरा ऐसा कुछ नहीं होने देगी। अमायरा के आसपास का ऑरा बहुत ही ज़्यादा डरावना हो गया था। श्रद्धा अपनी नज़रें उठाकर जैसे ही अमायरा को देखती है, उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे वह एक शैतान के बीच घिर चुकी हो और किसी भी वक्त उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। अमायरा के अंदर तूफान था, मगर उसने खुद को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था। वह अपनी नज़रें दोबारा तंश के ऊपर करते हुए कोल्ड वॉइस में सवाल करती है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? तंश अमायरा की आवाज़ में गुस्सा अच्छे से महसूस कर रहा था। वह जल्दी से टिश्यू पेपर उठाकर अपने हाथ को अच्छे से साफ करता है। फिर जैसे ही अपना एक कदम अमायरा की तरफ बढ़ाता है, अमायरा उसे वहीं रोककर उसके शर्ट को घूरते हुए बोली, तुम्हारी ये शर्ट अभी और इसी वक्त इसे उतारो। श्रद्धा अब तक खुद को संभालते हुए किसी तरह खड़ी हो जाती है। उसने जैसे अमायरा को अच्छे से देखा, उसकी आंखें गंभीर हो गई। अमायरा उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। वह देखकर वह अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है, मगर उसके चेहरे पर इनोसेंट वाले एक्सप्रेशन थे। उसने अमायरा को घूरते हुए गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम मेरे तंश से इस तरह ऑर्डर नहीं दे सकती। तुम्हें पता नहीं है यह कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। अमायरा सरकास्टिक टोन में मुस्कुराते बोली, ओह अच्छा, तो मैं भी जानना चाहती हूँ ये मेरे साथ क्या कर सकता है। और रही बात शर्ट की, तो इसे उतारनी ही पड़ेगी। वह क्या ना, तुम्हारे छूने से ये शर्ट गंदी हो चुकी है। श्रद्धा को लगा अमायरा उसकी इंसल्ट कर रही है। वो उसका चेहरा काला पड़ गया। वो जानबूझकर अपनी आंखों में आंसू लाकर तंश को देखती है, पर तंश की नज़र सिर्फ अमायरा पर थी। यह देखकर वो और कमज़ोर दिखने लगी। फिर उसने आंसू पोंछे और सिसक कर कहा, तुम हो कौन? प्लीज़ ऐसा मत बोलो। और तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी हद पार कर चुकी हो? श्रद्धा को पता था कमज़ोर लड़कियों को हैंडसम लड़के हमेशा बचाते हैं, इसलिए वो तंश के सामने कमज़ोर थी। पर तंश ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस्माइली जल्दी से अमायरा के बगल में आकर खड़ी हो गई और श्रद्धा को देखते मुंह बनाकर बोली, हम आपको क्या बताएं हम कौन हैं, और हमने कुछ भी पाल नहीं किया। मीस उसने कहने का मतलब था कि हमने कुछ भी पार नहीं किया। उसके बाद वह सीट पर खड़ी हो जाती है और तंश की शर्ट को खींचते बोली, यह गंजी हो गया, इसे अभी उतारिए। इन आंटी ने छुका गंदा कर दिया, इसे उतारिए। इतना कहकर वह तंश की शर्ट को पकड़कर खींचने लगी। उसने इतनी जोर से खींची कि एक बटन अपने आप ही टूट गया। तंश जल्दी से उसके हाथों को पकड़ लेता है और फिर आसपास देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुम यहाँ सबके सामने पब्लिक में मेरे कपड़े उतारवा रही हो? इस्माइली उसके शर्ट को पूरी ताकत से खींचते हुए बोली, जब आपको छिमछिम फील हो रहा है तभी आपने इन आंटी को क्यों पकड़ा था? तब आपको छिमछिम फील नहीं हुआ था? अभी इसे उतारिए, वरना इस्माइली इसे फाल देगी। इतना कहकर वो तंश के शर्ट को पकड़कर लटक गई, ताकि उसके लटकने से उसके शर्ट के सारे बटन टूट जाए। अमायरा को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। वह एक राहत की सांस लेते हुए सोचने लगी कि उसकी बेटी उसके बारे में कितना सोचती है। एक वही है जिसे उसकी चिंता है। फिर वह तंश को घूरते बोली, शर्ट उतारो। तंश अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। उसने इधर उधर देखकर कोल्ड वॉइस में कहा, क्या तुम चाहती हो यहाँ मौजूद हर इंसान के सामने मैं अपने कपड़े उतारूँ? अमायरा बिना हिचकिचाहट के बोली, हाँ अभी उतारो।
श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तंश को देखते कंफ्यूज होकर बोली, तंश तुम इस लड़की को कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें तो बर्दाश्त नहीं कोई तुमसे इस तरीके से बात करे या कोई भी लड़की तुम्हारे करीब आए। इतना कहते ही वह तंश के बाजू को पकड़ लेती है। यह देखकर अमायरा की आंखों में आग जलने लगी। उसने एकदम से उसके हाथ को झटकते हुए गुस्से से कहा, शट अप एंड डोंट टच मी। वो अमायरा को देखते हुए कुछ कहने ही वाला था कि अमायरा उसकी तरफ बढ़ते हुए अदा से मुस्कुरा कर बोली, तुमने शर्ट नहीं उतारी? मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन बचा है। इतना कहते हुए तंश के करीब पहुंची और स्माइली को टेबल पर खड़ा कर देती है। तंश एकदम पीछे लेते हुए क्यूरियसली होकर पूछा, तुम क्या सोच रही हो? और मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। मैंने इसे नहीं पकड़ा, ये गिरने वाली। हमारा अदा के साथ उसके सीने पर हाथ रखते हुए डेविल स्माइल करके बोली, जो भी सोच रही हूँ तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वह एकदम से अपने दोनों हाथों को तंश की शर्ट पर रखती है और पूरी जोर लगाकर उसे फाड़ देती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा लाइट हो गए। श्रद्धा तो आंखें फाड़े सब देख रही थी। तंश को भी उम्मीद नहीं थी कि अमायरा उसकी शर्ट को फाड़ देगी। श्रद्धा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अमायरा के हाथ को पकड़कर तंश से अलग करते हुए बोली, आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे मैन के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? श्रद्धा स्माइली को नहीं पहचानती थी। ऊपर से उसने जैसे ही तंश को अपना मैन कहा, स्माइली, तंश, अमायरा तीनों उसे बुरी तरह से घूरने लगे। श्रद्धा के चेहरे पर एटीट्यूड झलक रहा था। अमायरा अजीब नजरों से देखते हुए श्रद्धा से बोली, तो तुम्हारा मैन? मुझे नहीं पता ये तुम्हारा मैन है। तंश के दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। एक तो ऑलरेडी उसकी इज्जत लुट चुकी थी। वह इस वक्त शर्टलेस था। उसके सिक्स पैक्स, एब्स, बाइपैप्स, ट्राइपैप्स साफ दिख रहे थे। वहाँ मौजूद बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। वहाँ मौजूद हर एक लड़की की नज़र तंश की अट्रैक्टिव बॉडी पर ही थी। फिर वह सब अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को देखती हैं जो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं थे। तंश गुस्से से श्रद्धा को देखता है। वह किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था, इसलिए श्रद्धा हकलाते कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले तंश वार्निंग टोन में बोला, टॉक इन अ लो वॉइस एंड स्टे विद इन योर लिमिट्स, अदरवाइज नो वन विल बी वर्स देन मी। तंश चुप था क्योंकि श्रद्धा उसके बुआ के रिलेटेड थी, वरना वो उसके सबक सिखा चुका होता। तंश ने इंग्लिश में कहा था कि आवाज़ धीरे करके बोलो और अपनी लिमिट्स में अपने शब्दों को रखो, वरना तुम्हारे लिए बहुत गलत होगा। श्रद्धा डर गई, इसलिए वो चुप हो गई, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तंश अमायरा को समझाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि अमायरा स्माइली को गोद में लेकर वहाँ मौजूद हर एक लड़की को देखते हुए तेज आवाज़ में बोली, हे गर्ल्स, अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो या तुम लोगों को का पैर फिसल जाए और तुम लोग गिरने लगो तो हम हैंडसम से लड़के को बुला लेना। इस हैंडसम से लड़के को बुला लेना, ये लोगों को बचाने में बहुत माहिर है। हमारा डोंट मारते हुए तंश को देखते हुए श्रद्धा को देखती है और वहाँ से जाने लगी। वेटर जो वहाँ खड़ा था वह जल्दी से अमायरा के सामने आकर थोड़ा तेज आवाज़ में बोला, मैम बिल। तंश उसे अपना ब्लैक कार्ड देने वाला था। उससे पहले ही अमायरा अपनी जेब से अपना कार्ड निकाल कर उसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। तंश जल्दी से उसके पीछे भागा। उसने बाहर खड़े कार्ड से अमायरा का कार्ड लाने के लिए कह दिया। श्रद्धा वहाँ से अकेले बेवकूफ़ों की तरह खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर तंश, जिसे लड़कियों ने इंटरेस्ट नहीं था, वह अचानक से एक लड़की के पीछे क्यों भाग रहा है। वह गुस्से से अपना हाथ में टेबल पर मार देती है। अमायरा अपनी कार की तरफ जाती है, तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई और वह लड़की हल्का सा लड़खड़ा जाती है। वह लड़की गुस्से में अमायरा से कहती है, क्या तुम्हें दिखता नहीं है, अभी मैं गिर जाती। अमायरा रुक गई और पीछे आ रहे तंश को देखते मुस्कुरा कर बोली, नहीं तुम बिल्कुल भी नहीं गिरती। वह देखो पीछे आ रहा लड़का है ना, तुम्हें संभाल लेता। वह क्या है ना, गिरती लड़कियों को वह बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। तंश भी उसकी आवाज़ को सुन पा रहा था। वह अपना सर मसलते हुए उसके पास आया। तंश एकदम से अमायरा को रोकते बोला, वाइफी तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अमायरा और गुस्से में बोली, उस लड़की के सामने तुम्हारे मुंह से वाइफी शब्द तो क्यों नहीं निकला?
इतना कहते ही वह तंश के पीछे की तरफ देखती है जहाँ एक लड़की गिर रही थी। अमायरा चिंता से बोली, ओह मिस्टर जिंदल, जाओ और जाकर उसे भी पकड़ लो, बेचारी जमीन पर गिर जाएगी, वो उसे चोट लग जाएगी। तंश इरिटेट होकर अमायरा की कमर को होल्ड करते हुए पूछता है, तो मुझे ताना मार रही हो? अमायरा गुस्से से बोली, मिस्टर जिंदल, आप एक लड़की के साथ इस रेस्टोरेंट में डेट पर आ सकते हैं और मैं ताना भी नहीं मार सकती? तंश उसे एकदम से कार से सर में सटाते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, डोंट कॉल मी मिस्टर जिंदल, और डेट पर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी काम से आया था। अमायरा जलन से बोली, जब तक तुम ना चाहो कोई तुम्हारे ये काम नहीं करवा सकता जो तुम ना चाहो, और उस लड़की की कमर में हाथ डालना ही लगता है तुम्हारा काम था। कितने मज़े से उसे पकड़ कर खड़े थे। इतना कहते ही वह तंश को धक्का दे देती है। इस्माइली आग में घी डालने का काम करके बोली, कूल मम्मा, इस्माइली को तो लगता है डैडी आपके पीठ पीछे दूसरी गर्ल्स के साथ चूम रहे, और वह आंटी तो डैडी का नाम भी ले ली थी। मतलब डैडी अच्छे अपने छात्र केवल आए थे, डैडी छूते हैं। मतलब उसका कहने का ये मतलब था कि पीठ पीछे जो है वो लड़कियों को लेकर आते हैं, उनसे किस वगैरह करते हैं, और डैडी जो है उसके अपने साथ लेकर आए थे उस लड़की को। हमारा जो थोड़ा थोड़ा शांत हो गई थी, अचानक उसका गुस्सा और बढ़ गया। तश बात को क्लियर करते हुए बोला, वाइफी, मैं यहाँ पर सिर्फ बुआ के साथ आया था, मैं उनकी बात को नहीं टाल सकता क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और वह लड़की उनके साथ ही आई थी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ट्रस्ट मी। बुआ के जिक्र से ही हमारा दांत पीस लेती है। तभी इस्माइली तपाक से बोली, तो फिर बुआ कहाँ है? आप दोनों तो अकेले थे ना वहाँ पर। तंश को ऐसा महसूस हुआ जैसे स्माइली जानबूझकर उसे उसकी वाइफी से दूर कर रही हो। वो स्माइली को उंगली दिखाकर बोला, तुम अपने इस मुंह को बंद रखो। स्माइली एक डरे हुए बच्चे की तरह हमारा से चिपक कर बोली, मम्मा डैडी दलाले हैं। हमारा तंश के पैर पर जोर से मार कर बोली, खबरदार अगर मेरी बेटी को डराए तो। आखिरी गलती क्या है उसकी? उसने सच हमेशा कड़वा होता है, और तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? तुम्हारी प्यारी बुआ ने कहा है ना उस लड़की के साथ रहने को, तो उसके पास जाओ। क्या पता बेचारी ठीक से चल भी ना पा रही हो और गिर रही हो, उसे संभालने वाला तो कोई चाहिए ना, वरना अगर हड्डियाँ टूट गई तो भरी जवानी में उसे बहुत सारी दिक्कतें का सामना पड़ेगा। कहते हुए वह आगे बात नहीं करती, वह स्माइली के साथ कार में बैठी और फुल स्पीड से चली गई। तंश अपने पैर को पकड़े खड़ा था क्योंकि उसे पैर में बहुत तेज लगी थी। एक गार्ड तंश के पास आकर अमायरा का कार्ड देते हुए बोला, प्रेसिडेंट, ये है मैडम का कार्ड। तंश बहुत गुस्से में था। इस वक्त उसे पछतावा हो रहा था क्योंकि वह बुआ जी के साथ यहाँ पर आया था। वह गुस्से में बोला, रख दो इस कार्ड को मेरे सर पर। वह कार्ड बेचारा डर कर 2 कदम पीछे हो गया। तंश जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता और किसी को कॉल करते गुस्से में बोला, अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को मेरी बीवी से दूर रखो, ये वह बेवजह उसे भड़का रही है। दूसरी तरफ से हर्ष हंसते हुए बोला, तुम्हें इतने गुस्से में देखकर पता नहीं मेरा दिल इतना खुश क्यों हो रहा है। बाय द वे, मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। हर्ष के साथ में जय और तनिष बैठे थे। वह सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। वह सब इस वक्त अस्पताल में थे। तनिष और हर्ष बातें करने लगे। जय केबिन से बाहर आ जाता है। वह सीधे एक वार्ड में जाता है जहाँ पर मिली का चेकअप हो चुका था। जय को देखते ही मिनी अपना सिर झुका लेती है। जय उसके हाथ को पकड़ गए डॉक्टर से सीरियस होकर पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? डॉक्टर मुस्कुरा के बोले, वह बहुत जल्दी रिकवर कर रही है, मुझे लगता है 1 हफ्ते बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, बस इनकी डाइट का ध्यान रखना। जय अपना सिर हाँ में हिला देता है और फिर मिनी को लेकर बाहर चला जाता है। पर अचानक उसमें एक ऐसे इंसान को देखा जिसे देखते हुए उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। मिनी उसे एक ही जगह पर खड़ा देखकर उसके हाथों को हिलाते पूछती है, सर क्या हुआ? जय हड़बड़ाते बोला, जाने मन बहुत कुछ हो गया है, सामने साक्षात रावण खड़ी है, मैं क्या करूं? वह इधर उधर देखने लगता है।
वह थोड़ा घबराया लग रहा था। मिनी परेशान होकर पूछती है, सर क्या हुआ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? जय एकदम मिनी के पलट कर देखता है। उसकी नज़र अचानक से मिनी के रसीले गुलाबी होठों पर गई तो उसका दिल और जोर से धड़कने लगा और उसके अंदर का शैतान जागने लगा। मगर वो खुद को किसी तरह कंट्रोल करके सामने देखता है तो उसके माथे से पसीना निकलने लगा। उसके एकदम से मिनी को कमर से पकड़ा और उसे दीवार से सटाते हुए अपने कोट को उतारकर दोनों के सर पर डाल दिया और अपने चेहरे को मिनी के गर्दन में छुपा लिया। उसके गर्म सांसों को महसूस करके मिनी का शरीर अकड़ने लगा। उसका खड़ा हो रहना तक मुश्किल हो गया था। वहीं सामने मनीषा एटीट्यूड के साथ चलते हुए आ रही थी। उसने आसपास देखा तभी उसकी नज़र जय और मिनी पर पड़ गई। जय का चेहरा नहीं दिख रहा था मगर उन्हें देखकर कोई भी गलत समझ सकता था कि दोनों किस कर रहे हैं। यह देखकर मनीषा अजीब और करीब मुंह बनाकर बोली, डिस्गस्टिंग, लगता है तनिष्क की क्लास लेनी होगी, कैसे अस्पताल बना रखा है उसने। कहते ही वह गुस्से से तनिष्क के कैबिन में जाकर गुस्से में दरवाज़ा खोलती है। हर्ष और तनिष्क कॉफ़ी पी रहे थे। अचानक मनीषा को देखकर उन दोनों के मुंह से कॉफ़ी निकलकर जमीन पर गिर गई। वहीं मनीषा का ऐसा महसूस हुआ जैसे अब वह मर ही जाएगी। वह गिरने लगी क्योंकि जय के डर से वो पागल हो रही थी। वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जय ने जल्दी से उसे थाम लिया और घबराते बोला, भागो वरना वह रावण हम पर बरस पड़ेगी। मिनी सॉरी, कहीं पे मिली, कहीं मिनी, आप इसको अपने आप सोच लीजिएगा। मिली चल भी नहीं पा रही थी तो जय उसे गोद में उठा लेता और वहाँ से भाग जाता है। मिनी ने उसे पहली बार इतना डरते हुए देखा था। वही हमारा कार ड्राइव कर रही थी तभी उसके पास किसी का कॉल आया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया दूसरी तरफ से केवल की सीरियस आवाज़ सुनाई दी, अमू, अंडरवर्ल्ड की गद्दी पाने के लिए कोई लोग साजिश रचे हैं। सबको लगता है तुम असली दावेदार हो, इसलिए खुद को सेफ रखना। हमारा आंखें चढ़ाते हुए बोली, सेफ रहने की ज़रूरत मुझे नहीं। क्या तुम भूल गए हो तुम कौन हो? केवल मैंने बस खुद को सामने रखा है और तुम्हारे सच को कवर किया है, वरना मैं हमेशा से पिंक पहनती रही थी। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देती है। इस्माइली अभी भी गुस्से में थी। वो अमायरा से बोली, कूल मम्मा, हम डैडी से बात नहीं करेंगे। डैडी बेवकूफ़ हो गए हैं। हम दूसरा डैडी ढूंढते हैं जो ज़्यादा हैंडसम हो। अमायरा ने देखा उससे ज़्यादा गुस्सा तो इस्माइली है। अमायरा जल्दी से कार रोकती है और एकदम से इस्माइली की गोद में लेकर उसके पूरे चेहरे को किस करते हुए प्यार से बोली, मेरा प्यारा बच्चा मम्मा से कितना प्यार करता है। अमायरा को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। इस्माइली हंसते हुए अमायरा को पकड़ लेती है और उसे भी गालों पर किस करने लगती है। 5 मिनट बाद दोनों अपने ही में बिजी थे। फिर अमायरा कार स्टार्ट कर देती है और कुछ ही देर में वह शॉपिंग मॉल पहुंच गई। तंश भी अपने कार को उसका पीछा कर रहा था। मॉल के अंदर पहुंचते इस्माइली ने देखा एक औरत स्लिप होकर गिर गई। यह देखकर अफसोस बोली, डैडी नंबर 4 होते तो आंटी को भी गिरने से बचा लेते। तंश दोनों के पास आ रहा था। उसने शर्ट पहन ली थी। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा हॉस्पिटल मनीषा के पास आ चुकी थी। उसने मनीषा को सब बता दिया। मनीषा बहुत गुस्से में थी। वह तनिष्क को घूरते हुए बोली, तंश किसी लड़की के साथ है? तुम्हें जरूर पता होगा कौन है वह लड़की और उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बात को ना मानने की, जबकि मैंने कहा था कि तंश की वह श्रद्धा का ध्यान रखना। हर सवाल का जवाब नहीं देता बल्कि क्यूरियस होकर दमदार आवाज़ में पूछता है, बुआ वैसे आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? वह सब सही सलामत तो है ना? सॉरी, मुझे ऐसे आ गए क्योंकि हमारा पेरेंट्स से ले लेगी प्रॉपर्टी। सॉरी बेटा। हाँ, वैसे आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? वह सब सही सलामत तो है ना? उसके अजीब से एक सवाल को सुनकर मनीषा आईब्रो ऊपर कर लेती है। हर्ष की पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग थी इसलिए श्रद्धा को अजीब लग रहा था। मनीषा हर्ष को ऑर्डर देती है, 1 घंटे में मुझे जानना है कि तंश किस लड़की के साथ है, क्योंकि उसके साथ कोई लड़की देखना जिसे वो सफाई देने की कोशिश कर रहा था वो आम तो नहीं हो सकती। और वो कौन बच्ची है जो उसे डैडी बोल रही थी? तनिष्क और हर्ष का चेहरा सीरियस हो गया जैसे कोई प्रॉब्लम होने वाली हो। मॉल में तंश पीछे पीछे
था और अमायरा स्माइली को ट्रॉली में बैठाकर इधर उधर घूम रही थी। उसने तंश को पूरी तरह इग्नोर किया। आसपास की लड़कियों ने देखा तंश जैसा हैंडसम लड़का कैसे अपनी लवर को आगे पीछे घूम रहा है कि सभी गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को देखती हैं जो फ़ोन में लगे थे। ये देखकर वो लड़कियां गुस्सा हो गईं। तंश ठंडे भाव से अमायरा के पीछे पीछे चलते हुए उसकी कमर को पकड़ लेता है। अमायरा चौंक गई। वह जैसे गुस्से में पीछे पलटकर कुछ कहने वाली थी, उससे पहले ही तंश उसकी पतली कमर को पकड़ उसे ट्रॉली के अंदर बैठा देता है। फिर उसे ऊपर से नीचे तक कूदते हुए ट्रॉली को आगे की तरफ बढ़ाकर उसका मजाक उड़ाते बोला, मेरे होते तुम्हें अपने छोटे से पैरों को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तंश ने ये इसलिए कहा था क्योंकि अमायरा हाइट में बहुत छोटी थी। अमायरा की हाइट तो ठीक थी पर तंश ही ज़रूरत से ज़्यादा लंबा था। अमायरा उसे गुस्से में देखते बोली, मैं छोटी नहीं हूँ, तुम ही इंसान के रूप में जिराफ हो, समझे? हाँ। इस्माइली ने पहली बार बोलने वाला जिराफ देखा तो तंश का मजाक उड़ाते हुए अमायरा की गोद में बैठकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हंसने लगी। अमायरा की नज़र अचानक एक जगह पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई और होठों पर शैतानी स्माइल। वह मन में बोली, तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। कहते हुए आराम से ट्रॉली में बैठे हुए एक जगह इशारा करके बोली, मिस्टर जिंदल, मुझे वहाँ पर कुछ चाहिए, जाओ जाकर ले आओ और बिल्कुल मेरे साइज़ का लेकर आना, जल्दी जाओ। तंश जैसे ही उस तरफ देखता है अपनी जगह पर जम जाता है। उसके अंदर तूफान आने लगा। उसका दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने लगे। उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई क्योंकि सामने गर्ल्स एरिया था जहाँ पर इनरवियर थे और वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ भी खड़ी थी जो खरीद रही थी। अमायरा डेविल स्माइल करके उसे देख रही थी और वह फोर्स करते बोली, जाओ और लेकर आओ। तंश कुछ बोलना चाहता, मैं कैसे? उसे माथे से ठंडा पसीना निकल रहा था जिसे देखकर अमायरा को मज़ा आ रहा था। मुझे भी मज़ा आ रहा है। तंश के माथे से ठंडा पसीना निकल रहा। फिर तंश आसपास देखता है तो उसने देखा कि वहाँ कई सारी लड़कियाँ खड़ी थी। वह एक कदम आगे बढ़ता है पर फिर पीछे हट जाता है। उसने कुछ कहने के लिए अपने होठ खोले पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली क्योंकि उसने ऐसा काम कभी नहीं किया था। वह तो लड़कियों से बात भी नहीं करता था तो ये इस तरह की चीज़ इतनी सारी लड़कियों के बीच जाकर कैसे खरीद सकता था। अमायरा उसके माथे से निकल रहे ठंडे पसीने को देखकर मंद मंद मुस्कुराई जा रही थी। अमायरा ने तंश के हाथों को छूते हुए दोबारा उसकी तरफ इशारा करके मुस्कुराते बोली, अब क्या हुआ? क्या तुम मेरे लिए वह नहीं लाने वाली? मुझे उसकी ज़रूरत है और वह भी अभी इसी वक्त लेकर आओ। तंश कुछ देर तक उस जगह को और स्कैन करता है और फिर फाइनली उसके मुंह से धीमी आवाज़ में निकला, वाइफी, तुम्हें नहीं लगता इस जगह पर तुम्हें जाना चाहिए? मुझे तो यह बहुत अजीब लग रहा है। अमायरा अपनी भौं ऊपर करके बोली, इसमें क्या अजीब है? जब तुम रूम में उसे उतारते हो तब तुम्हें अजीब नहीं लगता और यहाँ अजीब लग रहा है। अचानक तंश के कान गर्म हो गए और थोड़े थोड़े लाल हो गए। वह अमायरा को घूरते हुए कहता है, यह बहुत अलग है और तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन यह सब। अमायरा बीच में मुंह बनाकर बोली, सब समझ रही हूँ, तुम्हारे दिल और दिमाग में तो सिर्फ वह लड़की छाई हुई है, उसी का भूत सवार है तुम्हारे अंदर। तभी तो यह कैसे गिरने वाली थी और तुमने उसे पकड़ लिया था और तुम उसे कुछ बोल भी नहीं रहते। अब जब मैं यहाँ तुम्हें एक काम करने के लिए कह रही हूँ तो वह भी नहीं हो रहा है तुमसे। कहकर उसने अपनी नज़र फेर ली। तंश को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह कई बार अमायरा को समझा चुका था। उसका श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं था मगर वह बार बार उसे ताना दे रही थी कि उसने क्यों श्रद्धा को बचाया। इस्माइली को नहीं पता था कि अमायरा क्यों क्या मांग रही है। उसने मुंह फुलाते हुए तंश को ताना देकर कहा, डैडी जी, आप कुल मम्मा को लाकर क्यों नहीं दे रहे जो उन्हें चाहिए? अगर आपने नहीं लाकर दिया तो इस्माइली दादी से शिकायत करेगी कि आप दूसरी गर्ल को देखते हैं और उन्हें गिरने से बचाते हैं, लेकिन कुल मम्मा को कोई बात नहीं सुनते और उन्हें परेशान करते हैं, और वो भी एक बैड बॉय की तरह। दोनों लड़कियां उससे मुंह फेर कर बैठ जाती और तंश उसके अपने अंदर हिम्मत जुटाता और उसने अपने होठों का हल्का सा दबाया
यह सब करते वक्त वह बहुत मनमोहक लग रहा था। जो लड़कियां आसपास थी वह उसे देखकर ही पागल हो रही थी। तंश एक ठंडी सांस छोड़कर धीरे धीरे इनरवियर वाले एरिया की तरफ बढ़ जाता है। वह एक दूरी पर खड़ा हो गया और देखकर अमारा डेविल स्माइल करने लगी। तंश के अंदर आते ही वहाँ मौजूद जितनी भी लड़कियां इनरवियर खरीद रही थी वह सभी अजीब नज़रों से पहले तो तंश को देखती हैं और फिर से ऊपर नीचे से तक स्कैन करने लगी। तंश उन सभी की नज़रों को इग्नोर करके अमायरा की साइज़ की इनरवियर देखने लगता है। वह एक रोबोटिक बॉय लग रहा था। उसकी नज़र ऐसी थी मानो वह सिर्फ अपना एक मिशन पूरा करने आया हो। उसने आसपास की लड़कियों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। आसपास की लड़कियां उसे घूर रही थी और देखने लगी कि वह क्या कर रहा है। वह अपने हाथ को आगे बढ़ाकर एक ब्लैक कलर का इनरवियर उठाता है। तभी उसे फील होता है कि सभी उसे देख रहे हैं, तो वह जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है और उसने दूर से ही अमायरा को दिखाया। वो एकदम से अमायरा के पास आ जाता है। यह सब करने पर बहुत हिम्मत लगी थी। उसने अपने अंगूठे से अपने माथे के पसीने पहुंचा। अब जाकर उसे एक राहत की सांस मिली। उसका दिल जो काफ़ी देर से पहले से ही धड़कना बंद कर चुका था अब धीरे धीरे धड़कने लगा था। तंश को अचानक महसूस हुआ कि जब वह आर्मी में था और वह खतरनाक मिशन पर जाता था तो वह मिशन भी इस मिशन के मुकाबले बहुत आसान होता था जो उसे अभी अभी अमायरा ने दिया था। तंश अमायरा के हाथ में उसको रखते हुए अपने भारी स्वर में बोली, मिशन कंप्लीटेड। अमायरा इतनी आसानी से कहाँ उसे छोड़ने वाली थी। उसने उसे देखते हुए अजीब सा मुंह बनाया। वह देखकर तंश की भौहें ऊपर हो गईं। उसने गंभीर स्वर में पूछा, अब क्या हुआ? अमायरा मुंह बनाकर फुलाकर बोली, मुझे ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मुझे दूसरा कलर ला कर दो। तंश का खून एकदम से जम गया था। ऐसा लग रहा था कि उसका ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाएगा। इस्माइली अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। इससे मन ही मन सोच लिया था कि यहाँ से जाने के बाद वह सबको बताएगी कि उसके डैडी नंबर 4 को भी किसी चीज़ से डर लगता है। पर उसे नहीं पता था कि अगर उसने यह बात किसी को भी बताई तो बेचारे तंश की इज्जत सबके सामने तार तार हो जाएगी। तंश उस पर भड़कना चाहता था पर वह शांति से बोला, वाइफी क्या फ़र्क पड़ता है कि यह किस कलर का है, इसे कैसे पहनने से मतलब है। अमायरा गुस्से से बोली, इसे मुझे पहनना है इसलिए मेरे पसंद का होना चाहिए। तंश नाराज़गी से बोला, तो तुम जाकर ले आओ, मैं यहीं तुम्हारा वेट कर दूँगा। अमायरा अपने कंधा ऊपर करके बोली, ठीक है, पर फिर मुझसे बात मत करना और मैं स्माइली के साथ डायरेक्ट अपने डैडी यानी रायचंद विला जाऊँगी और वहीं रहूँगी। तुम अपनी प्यारी सी लड़की के साथ रहना जिसे तुम गोद में उठाकर घूम रहे थे। तंश को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस बार वह गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और अमायरा के गालों को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से बोला, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरी बर्दाश्त करने की भी लिमिट ख़त्म हो चुकी है। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हें जो चाहिए तुम खुद खरीद लो। उसके इस तरह पकड़ने से अमायरा तिरछी नज़रों से स्माइली को देखती है, फिर मासूम सा चेहरा बना लेती है। वह रोते बोली, तुम कितने कंजूस हो, तुम सिर्फ इसलिए मुझे डांट रहे हो क्योंकि तुम पेमेंट नहीं करना चाहते हो। कोई बात नहीं, तुम मुझे इस तरह से डांट नहीं सकते। मैं डैडी के पास ले जाऊँ, 5 डैडी के पैसे ले लूँगी। लेकिन अमायरा की आंखों में आंसू नहीं निकल रहे थे। वह अपनी हंसी को रोकते हुए अपने होठों को हाथों के बीच दबा लेती है। वहीं इस्माइली के कान खड़े हो गए। उसने अमायरा को देखा। उसे पूरा यकीन था कि अमायरा रो रही है और यह सब सिर्फ और सिर्फ उसके डैडी नंबर 4 के कारण हो रहा है। इस्माइली ने गुस्से से तंश को देखा। उसने अपने हाथों का एक मुक्का बनाते हुए तंश पर वार कर दिया। तंश को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस्माइली ऐसा करेगी। इस्माइली अपने मुक्के को देख रही थी और तंश अपने सीने पे हाथ रखकर खड़ा था। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, यू लिटिल गर्ल, वाई यू हिट मी। इस्माइली अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, यश आई हेट यू बिकॉज आप मेरी कूल मम्मा को डांटने के साथ साथ रुला भी रहे। इस्माइली को भी डैडी नंबर 1 ने फाइटिंग सिखाई है और कूल मम्मा ने भी सिखाई है। इस्माइली आपसे लड़ेगी, वे आपको सबक सिखाएगी। इस्माइली बहुत गुस्से में तंश को देख रही थी। फिर उसने अमायरा को गले लगते हुए कहा, मम्मा आप शांत हो जाइए, इस्माइली आपके लिए लड़ेगी। डैडी नंबर 4, हाँ आप तो
इस तरह परेशान नहीं कर सकते। हम पुलिस अंकल को बुलाएंगे और इन्हें जेल में डाल देंगे। जब डैडी नंबर 4 जेल में रहेंगे तो इन्हें पछतावा होगा कि उन्होंने क्यों आपको रुलाया। तंश कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अमायरा फिर से आग में घी डालते हुए बोली, मैं सब जानती हूँ। अब तुम्हें वह लड़की पसंद आ गई है जिसे तुम बचाया था। अब मेरी कोई वैल्यू नहीं रही। अमायरा की हर बात घूम फिर कर श्रद्धा पर जाकर अटक जाती। तंश दोनों लड़कियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वह अपने अंगूठे के माथे को मसलते हुए अपनी गर्दन को 2-3 बार आगे पीछे करता है। उसने अमायरा के हाथ से इनरवियर लिया और बिना कुछ बोले वो उसके एरिया में चला गया। तंश की हिम्मत बहुत खराब थी। तंश की किस्मत बहुत खराब थी। वह जिस साइज का जा रहा था, जिस साइड अचानक एक जाना पहचाना चेहरा उसके एकदम सामने आ गया। वह जल्दी से इनरवियर को अपनी मुट्ठी में भरकर पीछे छुपा लेता है और सामने खड़े व्यक्ति को एक्सप्रेशनलेस भाव में देखने लगता है। विश्वास भी मॉल आया हुआ था किसी काम से। उसने तंश को काफ़ी पहले ही नोटिस कर लिया था जब वह इनरवियर सेक्शन में गया था। जब उसने देखा कि तंश क्या खरीद रहा है और उसके आसपास कितनी लड़कियां हैं, तो उसके वहाँ पर एक तस्वीर खींच ली जो चुपके से एक सामान के पीछे छुप गया और चुपके से एक सामान के पीछे छुप गया। वो हैरानी से बोला, ओह गॉड, ये तो ताज़ा खबर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रेसिडेंट यहाँ इस हालत में होंगे। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, सभी को बताना तो बनता है। इतना कहते हुए उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और व्हाट्सएप में ग्रुप ढूंढने लगा। विश्वास सभी को बचपन का दोस्त था। जब वो क्लास 10 में थे तभी उन्होंने सभी लड़कों का एक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में पिछले 2 महीने से किसी ने न्यूज़ नहीं किया था। केवल विश्वास, जय और तनिष की थोड़ा बहुत मैसेज करते थे। तंश और हर्ष तो इसे जल्दी कभी खोलते भी नहीं थे। विश्वास ने तंश की तस्वीर को ग्रुप में भेजते हुए लिखा, हेलो हैंडसम बॉयज़, देखो आज मैंने मॉल में क्या देखा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या कोई ऐसा है जो मुझे विश्वास दिला सके कि जो कुछ देखा वह बिल्कुल सच था? क्या मेरी आंखें खराब हो चुकी हैं या मैं अंधा हो चुका हूँ? जैसे उसने ग्रुप में यह मैसेज भेजा, दूसरी तरफ से तनिष के कैबिन का माहौल थोड़ा अलग था। तनिष और हर्ष का फ़ोन एक साथ बज उठा। दोनों ने एक साथ ही अपने फ़ोन को खोलकर देखा तो विश्वास का मैसेज गया। मैसेज देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गईं, पर हर्ष अपने एक्सप्रेशन छिपाने में माहिर था। उसने जल्दी अपने एक्सप्रेशन सख्त कर लिए। तनिष्क और हर्ष ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने फ़ोन को बंद करके रख दिया। सामने मनीषा अभी भी बैठी हुई थी। वह दोनों के चेहरे को देखकर कुछ नोटिस करने की कोशिश कर रही थी, मगर तनिष्क और हर्ष से कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाया जिससे उन्हें कोई शक हो। मनीषा को सिगरेट पीने की शौक था, इसलिए उसने होठों के बीच एक सिगरेट थी। वह सिगरेट को निकालते हुए कड़वे लहजे में बोली, अभी तक तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया। क्या तंश की ज़िंदगी में कोई लड़की है? भले ही मैंने तुम्हें श्रद्धा और तंश का एक करने के लिए कहा है, पर उससे पहले मैं तंश के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। इतने वक्त तक मैं यहाँ से दूर थी, इसलिए मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना। पर तंश अगर किसी लड़की के साथ है तो वह लड़की कैसी है? क्या वह पैसों के लिए सबके साथ है? पैसों के लिए उसके साथ है? हर्ष ने अपनी एक पैर पे दूसरे पैर चढ़ाते बोलते हुए कहा, बेहतर होगा आप तंश से जाकर सवाल करिए और हमें परेशान करना बंद करिए। मनीषा तेज आवाज़ में बोली, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, बल्कि सवाल कर रही हूँ। बोलो मत मैं कौन हूँ, इसलिए मुझे साफ साफ जवाब दो। कहीं वह भी तुम्हारी तरह किसी नाजायज औलाद को लेकर तो नहीं घूम रहा है? इस्माइली के बारे में ऐसी बातें सुनकर हर्ष का खून खौल उठा। वह अपनी जगह से खड़ा हो गया, गुस्से से बोला, अपनी हद में रहकर बात करिए। आप मुझसे सिर्फ रिश्ते में बड़ी हैं, लेकिन उम्र, तजुर्बे और अहते में आपसे कहीं ज़्यादा मैं बड़ा हूँ। तनिष्क भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, आपको मेरे हॉस्पिटल से शिकायत है, लोगों से शिकायत है, मुझसे शिकायत है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर स्माइली के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों ही गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाते मनीषा धीरे धीरे मुस्कुराई और फिर से बोली, इतना प्यार, वे भी एक नाजायज़ बच्ची के लिए? मैं पता करके रहूँगी कि इस बच्ची की माँ कौन है। श्रद्धा मासूम सा चेहरा बनाकर मनीषा को कंधे पर हाथ रखकर बोली, प्लीज़ मेरे कारण अपने घर वालों से रिश्ता मत खराब करिए। मेरा क्या है, डैड जहाँ कहेंगे वहाँ शादी कर लूँगी। प्लीज़, अगर तंश मुझे पसंद नहीं करता तो आप। मगर मनीषा जी हाथ दिखाकर उसे रोक देती हैं और सिगरेट को हटाते हुए आराम से बोली, चिंता मत करो, तंश की ज़िंदगी में कोई भी लड़की नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं तुम्हें जिंदल खानदान की बहू बनाऊंगी और मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूंगी। श्रद्धा अपने होठों को दबाते हुए बोली, पर आपको डर नहीं लगता कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा? मैं तंश से बड़ी हूँ उम्र में। मनीषा आंखें चढ़ाकर बोली, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कई लोग एक दूसरे से बड़े होते हैं। तंश मेरी बात कभी नहीं टालता। मैं उसे कहूँगी वह तुमसे शादी कर ले तो वह खुशी खुशी ये शादी कर लेगा। वह विश्वास नहीं करेगा और शिकायत भी नहीं करेगा। मैं शाम को ही तुम्हारी और तंश की शादी की बात अपने भाई से करूँगी। तुम भी मेरे साथ चिंतलविला चलना। श्रद्धा यह सुनकर अपनी आंखों में चमक लिए मनीषा को देखती है, फिर मन ही मन डेविल स्माइल करने लगती है। कुछ देर में वो दोनों वहाँ से निकल जाती है और जिंदलविला जाती है। दूसरी तरफ तंश ने अपने पीछे अभी भी इनवियर छुपाया हुआ था। उसने सामने की ओर कुछ भी दूरी पर कमलिका खड़ी थी जो मिस्टर जिंदल के पीछे पड़ी थी। वह डेविल स्माइल करके बोली, जिंदल खानदान के सबसे छोटा और चहेता बेटा यह सब खरीद रहा है। यह तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, मीडिया वालों को बताना पड़ेगा। इतना कहते हुए कुछ सोचते हुए और भी ज़्यादा मुस्कुराई और उनकी मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। उन्होंने तंश की तस्वीर खींच ली और उसे देखते हुए हंसकर बोली, वैसे तो तुम मीडिया में आना पसंद नहीं करते हो, पर देखो मैं तुम्हें कैसे फेमस करती हूँ। इतना कहते वो अपने फ़ोन में कुछ करने लगी। जय ने तंश के ऊपर से नीचे तक देखा। उसने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, लिटिल ब्रदर क्या खरीद रहे हो? वैसे तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? यहाँ पे जय आया, पहले विश्वास आया था, आई डोंट नो, जो भी है। अपनी मुट्ठी कसते हुए तंश सीधा जय की आंखों में देख रहा था। उसने झूठ बोलते कहा, कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ। जय अपने कंधे पर उचकाते हुए बोला, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी की शॉपिंग करने आया हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम इस पूरे मॉल में हर जगह को छोड़कर केवल इस जगह पर क्यों क्या कर रहे हो? यह तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तंश अपनी बातों को इग्नोर करके सपाट स्वर में बोला, मैं यहाँ ज़रूरी सामान खरीदने आया हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है। तंश ने आसपास देखा। जय अजीब तरीके से हंस रहा है और सामने से हटते हुए बोला, यहाँ पर तुम्हारा कौन सा सामान ज़रूरी है, ज़रा मुझे बता दो। और वह तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या छुपा रहे हो? कहकर वह तंश के हाथ में देखने की कोशिश करता है, मगर तंश उसे अपने सीने पर हाथ रखकर रोक देता है। ठीक उसी वक्त किसी ने पीछे से जय को धक्का दे दिया, जिससे जय और तंश एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इतने करीब कि दोनों की नाक आपस में टकरा गई। वह सीन ऐसा था मानो वह दोनों एक दूसरे को प्यार में पड़ रहे हों। दो हस्बैंड लड़कों के इतने करीब देखकर आसपास के लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। स्माइली भी इधर उधर देख रही थी, पर जब उसने अपने दोनों डैडीज को देखा तो मुंह पर हाथ रखकर बोली, कूल मम्मा, दोनों डैडी के बीच कुछ कुछ हो रहा है। स्माइली ने एक बार पार्क में देखा था, दो हैंडसम भैया किस कर रहे थे, क्या दोनों डैडी भी किस करने वाले हैं? इतना कहते वो अजीब सा मुंह बनाती है, फिर अपनी कमर पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाई, डैडी नंबर 3, डैडी नंबर 4 को किस मत करना, उन्हें सिर्फ मेरी कूल मम्मा किस कर सकती है। उसकी आवाज़ बहुत तेज थी। तंश और जय को अचानक एहसास हुआ कि वो कितने करीब हैं। वो दोनों एक झटके से दूर हो गए और आसपास देखने लगे। वह पहली बार नहीं था जब ऐसी सिचुएशन आई थी। उनके ऑफिस में, यहाँ तक कि तनिष के अस्पताल में भी सबको लगता था कि इन भाइयों का आपस में अफेयर चल रहा है। दोनों ही गुस्से में अमायरा को देखते हैं।
अमाना भी एक पल के लिए भौचकी रह गई और वह सब देखकर एक पल के लिए उसके कानों में मनीषा जिंदल की आवाज़ गूंज उठी। मनीषा ने एक बार उससे कहा था कि वे जय और तंश पर नज़र रखे क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा करीब हैं और काफ़ी देर तक एक साथ एक ही रूम में रहते हैं और एक ही ऑफिस में भी काम करते हैं। अचानक उसकी आंखों में एक शक आ जाता है और वह दोनों को अजीब तरह से देखने लगती है। थोड़ा सॉरी इसके लिए कि वहाँ पर दो लोग आए हुए हैं, जय भी आया, विश्वास भी आया और विश्वास तो छुप कर फोटोज़ ले रहा है और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहा है और जय जो है वो तंश के सामने आ चुका है। तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज था उस पर, क्योंकि वहाँ पे क्लियर नहीं था। तंश को पता नहीं था कि उसके साथ साथ क्या हो चुका था। जय ज़बरदस्ती तंश के हाथों को आगे करते बोला, दिखाओ मुझे क्या लिया तुमने, दिखाओ। तंश अपने हाथों को पीछे करता है। तभी स्माइली चिल्लाते बोली, डैडी नंबर थी, डैडी नंबर बोल रहे मम्मा का। उसने इतना कहा ही था कि तभी अमायरा उसके मुंह को बंद कर देती है। यही वही जय ज़बरदस्ती तंश के हाथ को आगे करने की कोशिश कर रहा था। उसकी अभी तक अपना व्हाट्सएप नहीं खोला था, इसलिए उसने विश्वास के मैसेज अभी तक नहीं देखा था। इसी ज़बरदस्ती में दोनों इस बार एक दूसरे के ऊपर ज़मीन पर गिर जाते हैं और जो तभी वो शक भी और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अमायरा दोनों को घूर रही थी। वही विश्वास उन दोनों की तस्वीर खींच खींच कर चुप चुप कर ले रहा था और वह सभी तस्वीरों को ग्रुप में डालकर सभी लड़कों को दिखा रहा था और तंश के साथ साथ जय का भी इज्जत को नीलाम कर रहा था। मिनी जय को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। वो जैसे जय को तंश को एक दूसरे के ऊपर गिरा हुआ देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया जिसे सोचकर उसका चेहरा लाल पड़ गया। तभी उसकी नज़र अमायरा और स्माइली पर पड़ी तो वह जल्दी से उनके पास भाग गई। स्माइली मिनी को देखते ही उसका हाथ पकड़ उसे नीचे झुकाती है और फिर उसकी आंखों में बंद करके बोली, बच्चों को रोमांस नहीं देखना चाहिए, गलत असर पड़ता है। यह सुनते ही हमारा होश में आई और जल्दी से स्माइली का चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, तुम भी बच्ची हो, ये सब मत देखो। वह जल्दी से ट्रॉली से उतर जाती है। हमारे आसपास देखती है सभी तंश को घूर रहे थे। वो यह जलन से बोली तो वह जलन से बोली, उफ, सिर्फ मैं इस तरह घूर सकती हूँ और सिर्फ मैं परेशान कर सकती हूँ, ऐसा कोई और नहीं कर सकता। कहते हुए तंश की तरफ जाती है और उसे अपने गले को साफ करते हुए हाथ बांधकर कहा, अगर भाई भाई का रोमांस खत्म हो गया हो तो कृपया कर आप दोनों उठने की कष्ट करेंगे। तंश एक झटके से जय को धक्का देता और खड़ा हो जाता है। इसी चक्कर में उसके हाथ से अंडरगारमेंट छूट जाता है और जमीन पर गिर गई। जय जैसे ही देखता है उसके कान थोड़े लाल हो जाते हैं और वही हाल तंश का भी था। हमारा जैसे ही उसे शर्माते हुए देखती है उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह मन ही मन बोली, ओह गॉड, इस शर्माते और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, नज़र ना लग जाए मेरे इकलौते पति परमेश्वर को। फिर वह अपनी सोच से बाहर आते हुए तंश से बोली, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हो रहे हैं। यस सॉरी, मुझे भी हंसी आ रही है क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। यह सुनकर तंश खुद से एक्सप्रेशन को थोड़ा ठीक करता है। उसकी ऑरा फिर से पहले जैसा डोमिनेटिंग हो चुका था। इतना ही आसपास के लोग दबाव महसूस करने लगे। उन्हें सांस लेना मुश्किल हो गया। उन्होंने तंश को देखा जो एक खूंखार शैतान की तरह लग रहा था, इसलिए लोग जल्दी से अपनी नज़र फेर लेते हैं। तंश अमायरा को हाथ को पकड़कर सिर्फ 2 शब्द कहता है, लेट्स गो। पर कुछ सोचकर वह दूसरे कलर की इनरवियर को ले लेता है। अमायरा ये देखकर शॉक थी। तंश जल्दी से जाकर काउंटर पर बिल पे करता है और अमायरा और स्माइली के साथ चला जाता है। जय अपने शौक से निकलकर खुद बोला, यह तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, लगता है भाइयों को बताना पड़ेगा। इतना कहकर वह जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है। मगर व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी और तंश की ऐसी तस्वीरों मगर व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी अपनी और तंश की तस्वीरों को देखकर उसका मुंह खुला कि खुला रह गया। उसने हर्ष और तनिष्क के भी मैसेज थे जो उसे और तंश को गलत बोल रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। जय आसपास किसी को ढूंढते हुए गुस्से से बोला, विश्वास के बच्चे कहाँ छुपे बैठे हो,
बाहर निकलो। वह गुस्से से विश्वास को ढूंढने लगा। वह मिनी जय को अजीब नज़रों से देख रही थी। जय जैसे ही उसके पास आया, मिनी एकदम से घबराते हुए बोली, सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप अपने भाई को पसंद करते हैं और इस चीज़ का कवर करने के लिए आप ज़बरदस्ती मुझे अपने पास रख रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है, यह सब छुपाते की ज़रूरत नहीं है। जय शॉक था। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह मिनी जल्दी से बाहर की तरफ भाग जाती है। उसके जाते जय को जब समझ आया कि वह क्या बोल रही थी, तो वह गुस्से से बोला, हिम्मत है तो दोबारा आकर बोलो। वह गुस्से से उसके पीछे चला गया और विश्वास को भूल गया। वही विश्वास जल्दी से बाहर निकलते हुए बोला, भागना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट को पता चल गया मैंने क्या किया है तो मेरी जान खतरे में चली जाएगी। कहते हुए भाग गया। अब केवल कमली का वहाँ रह गई थी, जो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिंदल हाउस में अलग ही टेंशन का माहौल बना हुआ था। मिसेस जिंदल ने मिस्टर जिंदल को कॉल करके बुला लिया था। इस वक्त हॉल में मनीषा श्रद्धा के साथ बैठी हुई थी। मनीषा चाय पीते हुए एटीट्यूड के साथ मिसेस जिंदल को देखने लगी, जो उदास लग रही थी। मनीषा के चेहरे पे थोड़े गुस्से के भाव थे। मनीषा चाय के कप को टेबल पर रखते हुए कोल्ड वॉइस में बोली, मुझे नहीं पता था आप सब मुझे इतना पराया समझते हैं। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ बताया भी नहीं। इनफैक्ट मुझे तंश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके गुस्से को देखकर मिसेस जिंदल घबरा गई। वह जल्दी से जाकर मनीषा के हाथ को पकड़कर समझाते हुए बोली, मनीषा, यह सब बहुत जल्दी में हो गया था कि मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। मनीषा हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए बोली, बताने का मौका नहीं मिला या फिर आप सब मुझे अपना नहीं समझते हैं। मिसेस जिंदल दरवाजे की तरफ देखती हैं। उनके हाथ बाद प्यार से मनीषा के हाथ को पकड़कर बोली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मनीषा एक्सप्रेशनलेस भाव में बोली, क्योंकि मैं एडॉप्टेड हूँ। आप सब मुझे अपना नहीं समझते। आप सब मुझे बाहर वाला समझते हैं। तभी तो तंश की शादी हो गई और किसी ने मुझे खबर तक नहीं दी। पता नहीं वह लड़की कैसी होगी। कहीं मैं तंश का फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहती। और तंश कैसे मान गया? कई साल पहले जिस तरह सब ने मिलकर उसकी ज़बरदस्ती एंगेजमेंट कराई, वैसे ही शादी तो नहीं करवा दी। उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आप सब ने। मिसेस जिंदल अमायरा के बारे में सोचकर हल्का सा मुस्कुराने लगी। वह देखकर श्रद्धा, जो अभी तक चुप थी, वह अंदर ही अंदर चल रही थी और चुप नहीं हो सकी। उसने नाराज़ होकर कहा, आंटी, आप हंस क्यों रही हैं? आप सब ने तंश के साथ अच्छा नहीं किया। हर किसी को अब राइट है अपनी ज़िंदगी में शादी करने का। फिर अभी भी वह कॉलेज में है और आप सब ने उसकी शादी करवा दी। इसलिए सोचिए, जब उसके कॉलेज में सबको पता चलेगा, लोग उसका मजाक बनाएंगे। मिसेस जिंदल को उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह उसे हाथ दिखाकर श्रद्धा को रोकते हुए सख्त आवाज़ में बोली, ये हमारे परिवार का मैटर है। मैं नहीं चाहती इसमें बाहर वाले। वह इतना ही बोली। श्रद्धा का मुंह बंद हो गया। मिसेस जिंदल मनीषा से इस बार सीरियस होकर बोली, मनीषा, और रही बात अम्मू की, तो उसकी टेंशन तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। तंश बहुत खुश है उसके साथ। मनीषा हंसकर बोली, तंश कितना खुश है ये तो मैं उसके मिलकर पता कर लूँगी। इनफैक्ट मैं एक बार उससे मिल चुकी हूँ। मैंने तो उसे खुश नहीं देखा। वह तो हमेशा की तरह ही कोल्ड हार्टेड था। वह हमेशा मेरी बात सुनता था, मगर पहली बार उसने मेरी बात को काटा। इसका मतलब साफ है कि वह लड़की तंश को अपने काबू में रख रही है और हम सबसे दूर कर रही है। आखिर कहाँ है तंश? और अब तक वो कॉलेज से आ गया होगा। वह आसपास देखने लगी। मिसेस जिंदल पहले बताने वाली की थी तंश यहाँ नहीं है, मगर अब उन्होंने कुछ नहीं कहा, वरना मनीषा को लगता कि अमायरा के कारण तंश ने यह घर छोड़ दिया। फिर वह अमायरा के लिए परेशानियाँ खड़ी करती। यह सब सोचकर मिसेस जिंदल आगे कुछ नहीं बोली। तभी एक कड़क आवाज़ सभी के कान में पड़ी, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उसके बारे में ऐसी बात करने का। सभी इस आवाज़ को सुनकर दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर जिंदल खड़े थे। उनकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार थी कि वो किसी को भी डराती। वह चलते हुए हॉल में आए सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गई।
मिस्टर जिंदल को देखते श्रद्धा थोड़ी घबरा गई। मिस्टर जिंदल की निगाहें उनके ऊपर गई। उन्होंने मनीषा से पूछा, ये लड़की कौन है? और जिंदल परिवार का एक असूल रहा है, वह बाहर वालों के सामने घर की बातें नहीं करते, तो तुम एक बाहर वालों के सामने मेरे बेटे के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? श्रद्धा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था। वह मिस्टर जिंदल से नज़र नहीं मिला पा रही थी क्योंकि वह कोई आम इंसान नहीं थे। उसने किसी तरह खुद को शांत किया और खुद को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। अंकल जनरल, मैं श्रद्धा हूँ। मिस्टर जिंदल बेदर्दी से बोले, कौन श्रद्धा? मैं किसी को नहीं जानता। श्रद्धा का चेहरा पीला पड़ गया। वह मासूम नज़रों से मनीषा को देखती है तो मनीषा मिस्टर जिंदल से बोली, आप जानबूझकर इसकी इंसल्ट कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे साथ आई है। खैर, मुझे जानना है कि आपने ऐसा ये कैसे किया, तंज को कैसे ब्लैकमेल किया कि उसने शादी कर ली। मिस्टर जिंदल हल्के से मुस्कुराए। उसकी मुस्कान काफ़ी बड़ी थी। वह अपना एक पैर सामने टेबल पर रखते हुए बोले, मनीषा, क्या तुम्हें लगता है तंज को ब्लैकमेल करने में ऐसे ही शादी करवा सकता हूँ? और अगर मान भी लिया जाए मैंने शादी करवा दी तो क्या तुम्हें लगता है अब तक वह इस शादी में रहता? सबसे बड़ी बात यह है, अपनी पत्नी के लिए क्या इतना प्रोटेक्टिव होता? उसे देखकर कोई भी है कह सकता है कि वह एक प्यार में पागल आशिक है जो सच में पूरी तरह से पागल हो चुका है, वरना वह ये सब क्यों करता? इतना कहकर वे अपने फ़ोन को निकालते हैं और एक फ़ोटो मनीषा के सामने कर देते हैं। मनीषा उन्हें घूरती है, मगर जैसे ही वह उसके फ़ोन में उस तस्वीर को देखती है वह शॉक हो जाती है। उन्होंने खुद से कहा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उस तस्वीर में तंज था जो मॉल के अंदर था। यह तब की तस्वीर थी जब तंज अमायरा के लिए इंटरव्यू लेने गया था और अब वह तस्वीर मिस्टर जिंदल के पास कैसे आई ये तो वही जानती थी। मनीषा के पीले पड़े चेहरे को देखकर मिस्टर जिंदल को बहुत अच्छा लग रहा था। उनके दिल में एक सुकून सा आ रहा था। उन्होंने फ़ोन को अपनी जेब में रखते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि कोई उसे ज़बरदस्ती कुछ करवा सकता है? आप यह मत कहना कि ज़बरदस्ती उसकी बीवी ने उसे वहाँ भेजा है। मनीषा को समझ नहीं आ रहा था कि वह तंज ऐसी जगह पर क्यों था। वह अपने गुस्से को दबाते हुए खड़ी हो गई और बोली, मैं इस बारे में बात करूंगी। मुझे नहीं लगता वह लड़की उसके लिए सही होगी। मिस्टर जिंदल अपने कंधे ऊपर करते हुए बोले, हाँ हाँ, पूरे इज्जत के साथ जाओ, लेकिन अगर कुछ होगा तो मुझे मत कहना। इतना कहकर वह मुस्कुराए। उनकी मुस्कान और भी ज़्यादा गहरी हो गई। मनीषा को अपने सीने पर एक बार भार सा महसूस हुआ। वो तुरंत वहाँ से चली गई। उसके पीछे पीछे श्रद्धा भी चली गई। उनके जाते मिस्टर जिंदल अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाए। मिस्टर जिंदल परेशान हो गई। वह मिस्टर जिंदल के कोट को पकड़ते बोली, कहीं वह मेरी अम्मू को परेशान ना करे। मिस्टर जिंदल उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, हाँ हाँ, तुम्हारी अम्मू इतनी सदा इनोसेंट है कि मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी तक हड़प ली और फिर भी तुम्हें वह मासूम लगती है। मिसेस जिंदल मुंह बनाकर बोली, उसने मुझे बताया था कि सब कुछ तो तंज ने अपने पास रख लिया है और उसे कुछ भी नहीं दिया। अम्मू की कोई गलती नहीं है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वह गुस्से से चली गई। मिस्टर जिंदल को समझ नहीं आया कि आखिर उन्होंने गलत क्या कहा था। दूसरी तरफ तनिष्क इस वक्त उस पेशेंट लड़की के पास था जो अभी भी बेहोश थी। उसे होश नहीं आया था। तनिष्क के हाथ में एक इंजेक्शन थी। वह आराम से चेयर पर वहीं बैठा था। वो उस लड़की के चेहरे को देखते हुए रहस्यमय तरीके से बोला, मैं चाहता हूँ तुम्हें होश में, शायद मैं देखना चाहता हूँ मुझे देखकर तुम कैसे रिएक्ट करोगी लिटिल शुगर। पर उससे पहले मुझे तुम्हें बुआ से बचा कर रखना होगा, वरना वो हंगामा मचा देंगी तुम्हें देखते ही। इतना कहने के बाद वह खड़ा हो गया। तनिष्क अपने हाथ में पकड़े एक इंजेक्शन की नोक को उस लड़की के गालों पर रखते हुए डेविल स्माइल करके आके बोला, इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें घायल होकर मेरे पास ही आना था? क्या तुम्हें डर नहीं है? तुम्हें मार दूंगा और अभी तो तुम्हें जिंदा रखना है, यही मेरा पहला मकसद है। कहते ही वह अजीब तरीके से मुस्कुराया और चला गया। ऐसे ही शाम हो जाती है। तंज का
प्राइवेट विला। तंश किसी आम काम से बाहर गया था, केवल अमायरा और स्माइली ही मौजूद थे। दोनों ने पूरे घर पर कब्जा किया हुआ था। तंश ने दोनों को समझाया था कि जब वह घर वापस आएगा तो पूरे घर साफ मिलना चाहिए और वह दोनों कुछ ही गंदा नहीं करेंगी, क्योंकि घर में सभी नौकरों को तंश ने हटा दिया था, क्योंकि उसे उन सबको देखकर बहुत इरिटेशन होती थी और वह अकेला रहना पसंद करता था। पर अमायरा और स्माइली ने पूरे घर को कबड़ा बना कर रख दिया था और हॉल में गद्दा बिछाकर मूवी देख रही थी। उसके आसपास बहुत सारे खाने पीने के सामान पड़े थे। दोनों के मुंह में भी खाने से भरे हुए थे। टीवी की वॉल्यूम इतनी तेज थी कि उन्होंने बाहर कार रुकने की आवाज़ भी नहीं सुनी। पैसेंजर सीट से मनीषा अपने चेहरे के एक्सप्रेशनलेस भाव लिए निकली। उन्होंने डेनिम जीन्स और वाइट कलर की टी शर्ट पहना था। उसके बाल खुले हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों से चश्मा हटाया, फिर विला के अंदर चली गई। मनीषा के साथ श्रद्धा भी आई हुई थी। इस वक्त उसने कुछ ज़्यादा ही सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसने वन पीस पहना था जो उसके थाई तक था। वह डार्क ब्लू कलर का था और शोल्डर लेस था। उसने अपने बालों को एक तरफ किया हुआ था और मेकअप लगाया हुआ था। उसने एक ऐसे परफ्यूम लगाया हुआ था जिससे सामने वाला इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता और उसके पास खुद को आने के रोक ना पाता। यह परफ्यूम केवल लड़कों पर ही असर दिखता था। मनीषा जैसे हॉल में पहुंची, वहां के नज़ारे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आसपास नज़ारे घुमा कर देखती है तो उसकी नज़रें अमायरा और स्माइली पर पड़ी। उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया। वहां पर इतना कूड़ा देखकर वे गुस्से से चिल्लाई, स्माइली! उनकी तो आवाज़ बहुत तेज थी, जिसे सुनकर स्माइली और अमायरा चौंक ही गई। दोनों ही चादर ओढ़े टीवी देख रही थी। उन्होंने चादर हटाया और दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर लोगों को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। हिटलर दादी! इतना कहते स्माइली अमायरा को देखकर प्यार से बोली, कूल मम्मा, ये बहुत ही बुरी आंटी हैं। हमें डैडी नंबर 4 को बुलाना चाहिए, वरना ये हमें अकेले पकड़ कर खा जाएंगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा। अमायरा मनीषा को यहाँ देखकर अपनी आईब्रो ऊपर कर लेती है, मगर फिर उसने ना चाह पहचान नहीं का नाटक करते हुए उसने टीवी बंद किया और उनसे रूडली सवाल किया, आप कौन है? क्या मैं जान सकती हूँ? और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आकर हमारे ऊपर चिल्लाने की? अमायरा की आवाज़ भी एक अलग माहौल बना रही थी। उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि कोई भी आसानी से उसे डरा नहीं सकता। मनीषा अमायरा के ऊपर से नीचे तक देखती है, जो बहुत खूबसूरत थी। अमायरा ने इस वक्त एक पतली सी फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक थी और 2 चोटी भी की हुई थी। वह बिल्कुल बच्ची लग रही थी। स्माइली ने भी उसकी तरह कपड़े पहने थे और 2 चोटी की हुई थी, मगर उसके हाथ में एक टेडी बियर था। स्माइली मनीषा को देखकर मुंह बना कर लेती है, मगर श्रद्धा को देखते उसकी आंखें छोटी हो गईं। वही श्रद्धा भी स्माइली और अमायरा को देखकर शॉक्ड हो गई। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया था। उसे याद आया रेस्टोरेंट में कैसे तंश अमायरा के पीछे गया था, तो वह अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है, पर अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने भोले बनते हुए साफ होने का नाटक किया और अमायरा से कहा, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जिसके लिए तंश ने मनीषा अंत को की बात नहीं मानी थी और मुझे छोड़कर तुम्हारे पीछे चला गया था। तुमने उसके साथ कितनी बदतमीज़ी से बात की थी। कौन हो तुम और इस घर की मेड तो नहीं हो या स्मेली की नैनी? वह थोड़ा दुखी भी लग रही थी, जैसे कि उसकी इंसल्ट अमायरा ने रेस्टोरेंट में की थी। मनीषा अपनी आंखें छोटी करके अमायरा के ऊपर से नीचे तक उसे स्कैन करके कोल्ड आवाज़ में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रद्धा की बेइज्जती करने की? और अगर तुम स्माइली की नैनी हो तो तुम तंश को अपना हुक्म कैसे चला सकती हो? तुम्हारी जैसी लड़कियां तो बहुत अच्छे से जानती हो, जो पैसों के लिए किसी भी लड़के के साथ सो जाती हैं। श्रद्धा से माफ़ी मांगो, उसके बाद तंश की बीवी को बुलाओ। उन्होंने लिटिल स्माइली को देखा और उसे भी ऑर्डर देते हुए कहा, और तुम भी माफ़ी मांगो श्रद्धा से, तुमने भी उसे ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। स्माइली एक हाथ में अमायरा के फ्रॉक को पकड़ लेती है और मगर वह माफ़ी नहीं मांगती। उसके मुंह बनाते हुए कहा, यह आंटी उसके लायक थी, इन्होंने गंदा काम किया,
इस्माइली माफ़ी नहीं मांगेगी। मनीषा उसकी तरफ गुस्से से बढ़ती है और वह जैसे उसके हाथ को पकड़ने वाली थी, अमायरा अचानक से उसकी कलाई को पकड़ लेती है। अमायरा की आंखें बहुत कठोर हो गई थी क्योंकि वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई इस्माइली को दर्द और नुकसान पहुंचाए। अमायरा की पकड़ इतनी तेज थी कि मनीषा आर्मी के होकर भी उस दर्द को सह नहीं पा रही थी और उसकी पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रही थी। वह हैरानी से अमायरा को देख रही थी जिसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। वह बड़े ही प्यार से बोली, हम भारतीय नारी हैं, घर आए मेहमान का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, लेकिन जब मेहमान बदतमीजी पर उतर आए तो उसकी हड्डी तोड़ने का भी साहस रखते हैं। मनीषा और अमायरा दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को देख रही थीं। अमायरा और मनीषा एक दूसरे को देख रही थी और इस्माइली ने उसके कस के अमायरा की फ्रॉक को पकड़ा हुआ था। उसे पहले मनीषा से डर लगता था, लेकिन अमायरा से रहते उसे मनीषा से डर नहीं लग रहा था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मनीषा को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे खा जाएगी। मनीषा ने अपनी कलाई को देखा जिस पर अमायरा की उंगलियों के निशान थे और वह लाल पड़ चुके थे। वह देखती है कि वह जानलेवा नजरों से अमायरा को देखने लगी, जो ऑलरेडी उन्हें इसी नज़रों से देख रही थी। मनीषा अपनी जगह से जम चुकी थी और फिर वह शक भरी नज़रों से अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछती है, कौन हो तुम? तुम कोई आम इंसान तो हो नहीं सकती, क्योंकि आर्मी बेस पर स्पेशल फोर्स की टीम भी कोई मेंबर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मगर तुमने एक बार में मेरे हाथ को पकड़ लिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अमायरा कुछ कहती, इस बीच मनीषा को देख रही थी। अमायरा कुछ नहीं कहती, वह बस मनीषा को देख रही थी। उसके बाद वह देखने को इग्नोर करते हुए इस्माइली की गोद में उठाकर उसके गाल पर किस करके बोली, चलो हम अपनी मूवी फिर से स्टार्ट करते हैं, फालतू लोगों के चक्कर में हमारी मूवी छूट गई। इतना कहकर वह जाने लगी, तभी मनीषा उसके सामने आकर उसे उंगली दिखाकर बोली, तुमने फालतू लोग कैसे कहा है? तुम बस इस घर की नौकरानी हो। नौकरानी कभी भी अपने मालिक से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती। तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारी ज़्यादा उम्र नहीं है। अभी से संभल जाओ, वरना आगे तुम्हारी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होगी। एटीट्यूड ऐसे रहेगा तो मैं एक झटके के साथ तुम्हें इस नौकरी से निकाल सकती हूँ। अमायरा हल्का सा मुस्कुराई और मासूम सी आवाज़ में बोली, संभल कर रहने की ज़रूरत तो आपको है, मुझे नहीं। वैसे मैं भी देखना चाहती हूँ आप क्या कर लेती हैं, क्योंकि गरजते वाले बादल बरसते नहीं हैं। अमायरा की आवाज़ में इतना एटीट्यूड श्रद्धा बर्दाश्त करते हुए बोली, जाओ और जाकर तंज की बीवी को बुला कर लाओ, क्योंकि हम नौकरानी के मुंह नहीं लगते हैं। आखिर तुम्हारी जैसी नौकरानी की औकात ही क्या है जो हमसे बात करे। इस्माइली को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अमायरा की फ्रॉक को छोड़ देती और फिर वह श्रद्धा से बोली, आप मेरी कूल मम्मा को नौकरानी नहीं कह सकती, वरना इस्माइली डैडी से शिकायत कर देगी, फिर वे आपको कचले की तरह फेंक देंगे। मनीषा इस्माइली को घूरते हुए बोली, ये क्या एटीट्यूड है? बड़ों से बात करने का मनीषा नहीं बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर, और तुम किसी को भी मुंह उठाकर माँ बना लेती हो। तुमने एक नौकरानी को अपनी माँ बना लिया। सही है, वैसे तो गंदा खून गंदी चीज़ों को ही पहचानेगा और उसे ही अपना बनाएगा। पता नहीं हर्ष तुम्हें कहाँ से लेकर आया है। इस्माइली के लिए बार बार गंदा खून सुनकर अमायरा भी आंखें लाल होने लगी। अमायरा को याद आया पिछले जन्म में मनीषा ने इस्माइली को ऐसी गंदा खून बोल बोल कर कितना ज़्यादा डिप्रेस कर दिया था। जब भी मनीषा अकेले में इस्माइली को देखती थी, वह हमेशा उसे सुनाती थी। एक बार तो अमायरा आलिया के रायचंद विला आ गई थी। हर्ष भी एक मिशन पर था। मिस्टर और मिसेस जिंदल किसी फ्रेंड के यहाँ थे। तब इस्माइली घर में अकेली थी और मनीषा और श्रद्धा दोनों ने उसे जाकर कहीं अकेला छोड़ दिया था। इस्माइली छोटी थी, अनजान जगह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने घर पहुँचने की बहुत कोशिश की थी, पर जब रात हो गई थी तब वह खुद को रोने से रोक नहीं पाई थी। अमायरा केवल के बुलाने पर कहीं जा रही थी, तभी उसे इस्माइली को रास्ते में देखा था।
जो डस्टबिन के पास बहुत ही बुरी हालत में बैठी थी और आसपास के लोग उसे अजीब नज़रों से देखते हुए ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे स्माइली इंसान ना हो, कोई जानवर हो। यह बात याद आती ही अमायरा की आंखों में नफरत दिखने लगी। उसने मन ही मन सोच लिया कि आज तक तंश ने मनीषा की हर बात मानी है और उसकी रिस्पेक्ट की है, पर अब वो तंश की नज़रों में मनीषा को पूरी तरह से गिरा देगी। अमायरा अपनी तीखी आवाज़ में कुछ कहने वाली थी कि अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह डरी सहमी सी नजर आने लगी। उसने अपने एक हाथ को अपने आंसुओं से पोंछा और फिर अपने सिर को झुकाकर बोली, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप मुझे और स्माइली को गंदा खून कैसे कह सकती हैं? आज तक हमें कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। मैं और आप हैं कौन? हम तो बस आराम से मूवी देख रहे थे। हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। फिर आप आकर हमें कैसे डांट सकती हैं? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ और ना मैंने किसी को सीड्यूस किया है और ना ही मैं किसी के साथ में सोई हूँ। आप मेरे बारे में इतना गंदा कैसे कह सकती हैं? अमायरा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा मासूम और कोई नहीं हो सकता। स्माइली परेशान हो गई। वह कुछ सोचते हुए अपने मन में बोली, कूल मम्मा इतनी आसानी से तो नहीं लोएंगी, कुछ तो गलबल है। इतना कहकर वह मनीषा और श्रद्धा की नज़रों से बचते हुए धीरे से अपने हाथ को अमायरा की पीठ पर रखती है और अपनी मिडिल फिंगर से कुछ उसके पीठ पर लिखती है। अमायरा चुपके से उस आंखों से कुछ इशारा करती है। फिर स्माइली भी जोर से रोने लगी। श्रद्धा और मनीषा दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रही थी। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया, मगर मनीषा इस चीज़ को इग्नोर करते हुए अमायरा के कंधे को दबाते बोली, अपना यह ड्रामा बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। मैं तंश को समझा दूंगी। वैसे भी वह मेरी सारी बात मानता है। तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। पता नहीं तुम जैसी नौकरानियों के क्या चाल चलकर उसे फंसाया होगा, क्योंकि मैं तंश को अच्छे से जानती हूँ। वह कभी भी किसी लड़की के अपने घर में नहीं रखेगा। और स्माइली को तो यहाँ से लेकर जाओ, इसे उसके बाप के पास छोड़ देना। श्रद्धा बहुत खुश थी यह सब देखकर। वह अपने मन में बोली, अब बस तंश की बीवी भी नीचे आ जाए, बाकी मनीषा आंटी तो संभाल ही लेंगी। वह आसपास नजर दौड़ाते हुए तंश की बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। स्माइली भड़कते हुए बोली, वह मेरी कूल मम्मा है, मैं कोई नौकरानी नहीं है, समझिए आप। इतना कहकर वो अमायरा के आंसू पोंछते हुए प्यार से बोली, कूल मम्मा आप जान तो जाइए, हम डैडी के शिकायत कर देंगे कि ये हमें परेशान कर लेते, फिर डैडी पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट सब सुनते ही मनीषा हंसते हुए बोली, जिंदल खानदान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मनीषा जिंदल को पनिशमेंट दे सके बच्ची, इसलिए यह खबर छोड़ दो और ख्वाब छोड़ दो और अब तुम दोनों निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए घर नहीं है। अमायरा ने अपना सिर झुकाया था। वह बस अपने होठों को दांतों के नीचे दबाकर अपनी हंसी को रोक रही थी, पर उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। इसलिए वह अपनी हंसी को रोकने के लिए खुद को दर्द देने लगी। उसने अपने नाखूनों को अपनी हथेली में जोर से दबा लिया और फिर रोने का ड्रामा करते बोली, पर मैं इस घर से क्यों जाऊँ? यह घर मेरा है। इस्माइली सच कह रही है, मैं उसकी मॉम हूँ। अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो वह आप जाएंगी, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे कि आप दोनों ज़बरदस्ती हमारे घर में घुसकर हमें परेशान कर रही हैं। मनीषा के इतना बहस करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, खासकर रोने वाले लोग। उसे बहुत चिढ़ मच रही थी। वह गुस्से से गार्ड्स को बुलाती है। गार्ड डरते हुए वहाँ खड़े हो गए। उसने माथे पे पसीना निकल रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और फिर सिर झुका लेते। मनीषा उन्हें ऑर्डर देती है, इन दोनों को अभी के अभी इसी वक्त तंश के घर से निकालो। याद रहे, इन दोनों में से कोई भी घर के अंदर नहीं आना चाहिए। वो दोनों गार्ड हिम्मत नहीं कर रहे थे। यह देखकर मनीषा खुद ही अमायरा के हाथ को पकड़ लेती है और उसे जबरदस्ती बाहर की तरफ ले जाते हुए गुस्से से बोली, गेट आउट। वह अमायरा के आगे की तरफ जोर से धक्का दे देती है। स्माइली भी उसके गोद में थी। अमायरा चाहती तो खुद को गिरने से बचा लेती, मगर वह गिरने का ड्रामा करती है और पर वह गिरती इससे पहले दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। अमायरा इस स्पर्श को बहुत अच्छे से पहचानती थी। मनीषा और श्रद्धा इस इंसान को देखकर
एक दूसरे को देखने लगी। श्रद्धा को तो निगाहें ही नहीं हट रही थी इस इंसान से। वही मनीषा का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था क्योंकि सामने तंश था। तंश ने अमायरा को पकड़ा हुआ था। उसका एक हाथ अमायरा के कंधे पर था और दूसरा हाथ अमायरा की कमर पर था। अमायरा ने स्माइली को पकड़ा था। तंश के चेहरे पर हमेशा की तरह मास्क था। उसकी आंखें बेहद डोमिनेटिंग लग रही थी। उसकी पर्सनैलिटी इस वक्त ऐसी थी कि मनीषा भी थोड़ा दबाव महसूस करने लगी। तंश के अंदर से एक अलग ही ऑरा निकल रहा था। तंश अमायरा को ठीक से खड़ा करते हुए मनीषा को गुस्से से देखता है और मनीषा एक पल के लिए तो डर जाती है, मगर जब उसे याद आया कि तंश हमेशा से ही उसके कंट्रोल में रहा है तो वह थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करती है। फिर वह नाराज़गी से बोली, तुम एक नौकरानी को क्यों छू रहे हो? अगर तुम ऐसे ही करते हो तो तुम यह सर पर चढ़ जाएगी और हमेशा अपनी मनमानी करेगी। अमायरा के लिए नौकरानी शब्द सुनकर तंश अपनी एक भौं को ऊपर उठा लेता है। उसने अपनी दमदार आवाज़ और कर्कश आवाज़ में पूछा, आप किसे नौकरानी कह रही हैं? मनीषा की जगह इस बार श्रद्धा, जो तंश के नज़रों में आना चाहती थी, वे अमायरा को नीची नज़रों से देखते हुए बोली, तंश, ये लड़की हमारी बेइज्जती कर रही थी और इसको ही बदतमीज़ी करना सिखा रही थी। देखो, इसने तुम्हारे घर को कितना ज़्यादा गंदा कर दिया है। तुम्हें तो साफ़ सफाई बहुत पसंद है ना? तुम तो एक धूल भी बर्दाश्त नहीं करते हो, मगर तुम्हारी गहन मौजूदगी में इस नौकरानी ने पूरे घर को बर्बाद रखा है। स्माइली के बहाने यह स्नैक्स खुद खा रही है और खुद एंजॉय कर रही है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसे सज़ा देनी चाहिए? वह तो अच्छा हुआ आज हम यहाँ पर आ गए, हमने इसे पकड़ लिया, वरना यह हमेशा तुम्हारी आंखों में धूल। तंश की आंखें और भी ज़्यादा गहरी हो गई। उसकी पकड़ अमायरा पे कसने लगी। मनीषा जो कुछ कहने वाली थी, मगर तंश उन्हें हाथ दिखाकर रोक देता है। मनीषा भी एकदम से चुप हो गई। आज तक तंश ने कभी भी किसी चीज़ को उन्हें बीच में नहीं रोका था, पर आज तंश उन्हें बीच में ना बोलने के लिए कह रहा था, इसलिए वह गुस्से से अमायरा को देखने लगा। तंश एकदम आगे लेता है और एक कदम आगे लेता है और अमायरा को अपने पीछे करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, आई एम आस्किंग फॉर द लास्ट टाइम, हु आर यू टू कॉलिंग मेड? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम कौन होती हो उसकी नौकरानी बोलने वाली? उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वहीं अमायरा और स्माइली के आंसू तो जैसे कहीं गायब हो गए थे। दोनों एक दूसरे को देखती और मनीषा और श्रद्धा को देखकर मुस्कुराने लगी। श्रद्धा और मनीषा अमायरा को स्माइली की मुस्कुराहट देख नहीं पा रही थी क्योंकि तंश उनके सामने खड़ा था। अमायरा आग में घी डालते हुए अपने सर को तंश की पीठ पर रख देती है और धीरे से उसकी कोट को पकड़कर कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, मिस्टर लाइफलाइन। उनकी कमज़ोर सी आवाज़ तंश के गुस्से को और बढ़ा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिंदल अपने स्टडी रूम में बेताबी से बैठे हुए थे। वे केवल अपने फ़ोन में देखे जा रहे थे। उनके चेहरे पर बेताबी नज़र आ रही थी। वे अपने फ़ोन को उठाकर देखते हैं जो अभी भी बंद था। तभी स्टडी रूम का डोर ओपन हुआ। हट्टा कट्टा पर्सनैलिटी वाला आदमी अंदर आया। यह हर्ष था। हर्ष वहाँ की चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी आईब्रो ऊपर करके पूछा, मिस्टर जिंदल, आप कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हैं। मिस्टर जिंदल मुस्कुराते बोले, और मुझे खुश क्यों नहीं होना चाहिए? मनीषा अमायरा और तंश को अलग करना चाहती है और श्रद्धा की शादी तंश के साथ कराना चाहती है। ये तो मैं समझ चुका हूँ, पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि अमायरा क्या करेगी। मैं बस चाहता हूँ कि मनीषा यहाँ से बहुत दूर चली जाए और हमारी ज़िंदगी में परेशानी खड़ी करना कम कर दे। मुझे जानना है आखिर तंश के घर पर हो क्या रहा है। हर्ष ने घूरते हुए बोला, क्या आप जासूसी करना चाहते हैं? कहीं अपने जासूस तो नहीं छोड़ रखे? इतना कहकर उसकी आंखों में शक नजर आने लगा। मिस्टर जिंदल हल्का सा मुस्कुराए। हर्ष ने कोल्ड वॉइस में कहा, इसका मतलब मैं सही हूँ। आपने अपना एक जासूस छोड़ रखा है जो आपको वहाँ का अपडेट देगा। अगर तंश को पता चला तो कहीं वह आपके पीछे पागल हुई उस औरत को ही ना आपके पीछे छोड़ दे। यह सुनते ही मिस्टर जिंदल की आंखों के सामने गमलिका का चेहरा और उनका चेहरा कठोर हो गया। वहीं दूसरी तरफ नीचे मिसेस जिंदल बहुत परेशान थी। वह सोफे पर बैठ गई
और अपने फ़ोन को देखते हुए बोली, क्या मैं अम्मू को कॉल करूं? पता नहीं मनीषा क्या कर रही होगी, कहीं वह उसे परेशान ना कर दे। वह कितनी भोली है, वह हर कोई उसे परेशान करता है। पता नहीं तंश घर पर होगा भी या नहीं, क्या मैं खुद जाऊं वहाँ पर? इतना कहते हुए कुछ सोचती हैं, फिर अपने फ़ोन को उठाकर बाहर आ जाती हैं। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि उन्हें तंश के प्राइवेट विला जाना है। वह कुछ देर में वहाँ से निकल जाती हैं। दूसरी तरफ जय मिनी को लेकर फिर से हॉस्पिटल आया था, क्योंकि अचानक मिनी के पेट में दर्द होने लगा था। दर्द बर्दाश्त के बाहर था, इसलिए जय को थोड़ी सी टेंशन होने लगी। मिनी इस इमरजेंसी रूम में थी और जय परेशान होकर खड़ा था। उसके साथ तनिष भी खड़ा था। जय को परेशान देखकर तनिष उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते बोला, परेशान मत हो, डॉक्टर प्रिया बहुत ही काबिल डॉक्टर है, वह अपना काम बहुत अच्छे से करेंगी। उसने इतना कहा ही था कि तभी एक नर्स घबराते हुए आए। तनिष से बोली, सर आप जिस पेशेंट का इलाज कर रहे थे वह गायब हो गई। यह सुनकर तनिष के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और वह जल्दी से भागते हुए चला गया। वह जैसे ही वार्ड के अंदर पहुंचा, उसने बेड पर देखा तो वह जगह खाली थी। वहां पर एक लड़की नहीं थी। तनिष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह खुद से बोला, तुम ऐसे बचकर नहीं भाग सकती। ओ शुगर, आई विल किल यू। तनिष ने जैसे ये कहा, दरवाजे के पीछे से वह लड़की फ्लावर वास लेकर खड़ी थी। तनिष की पीठ उसकी तरफ थी। इस बार वह फायदा उठाकर वह लड़की एकदम से तनिष के सर पर हल्का हमला कर देती है। तनिष के सर से खून बहने लगा। वह अपने सर को पकड़कर पीछे पलटता है तो वह लड़की एक मुक्का बनाकर उसके मुंह पर मार देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तनिष को चक्कर आने लगा, पर किसी तरह वह खुद को संभालता है और जमीन पर गिरने से बचते हुए उस लड़की को पुकारता है, रुक जाओ, तुम्हें पता है तुमने एक डॉक्टर पर हमला करके क्राइम किया है, स्टॉप। कहते हुए उसके पीछे भागता है। तंश का प्राइवेट विलनेस। मनीषा अमायरा को घूरते हुए तंश से बोली, तंश ये लड़की तुम्हें हमारे खिलाफ कर रही है। आज तक तुमने कभी भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो? मनीषा को सच में समझ नहीं आ रहा था कि तंश एकदम से बदल कैसे गया, इसलिए उन्होंने शिकायत करते हुए उसे कहा, से सॉरी टू माई वाइफ राउट नाउ। तंश की गुस्से भरी आवाज़ पूरे पैलेस में गूंज रही थी। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि स्माइली चौंकते हुए अमेरा का हाथ पकड़ लेती है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों का प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।